हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। जो आपका जो 2023 का जो मेंस होना है वो पुराने सिलेबस के अनुसार ही होगा। जो आपका 2024 का जो प्रीलिम्स होगा और जो 2024 का जो मेंस होगा वो उसका जो सिलेबस है आपका वो चेंज हो गया। बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं। कई सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और कई सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी को। जो आपका पुराना सिलेबस था उसके अनुसार आपकी पॉलिटी की जो यूनिट थी वो थी यूनिट 6। उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी को। ठीक है। अब जो आपकी यूनिट 6 है वो हो गई है यूनिट 5। यूनिट 5 से आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन हटा दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको जो हम यूनिट पढ़ रहे थे अब वो यूनिट 6 थी, अब वो यूनिट 5 कहलाएगी। ठीक है। और जितना भी हमने पढ़ लिया अभी अभी तक वो सब आपका इंक्लूड है। वो अब हम बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना थी। और फिर हम आज से हम चालू कर रहे हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार जो आपकी नया सिलेबस जो है 2024 का उसके अनुसार जो यूनिट 5 आई है उसमें मौलिक अधिकार आ गए हैं। ठीक है ना। और जो आपकी पुरानी यूनिट थी यूनिट 6 जो थी उसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन था, वहाँ से हटा दिया गया। तो उसका थोड़ा सा हम लोग चलिए सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ जो हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या ऐड हो गया है। ठीक है ना। अब आपकी वो यूनिट 5 हो गई है। तो लेक्चर चालू करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना नया सिलेबस। तो यूनिट 6 आपकी जो हम पढ़ रहे थे वो हो गई है यूनिट 5। यूनिट 5 से इकोनॉमी का पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है ना। तब यूनिट 6 में प्योरली आपकी क्या हो गई है, यूनिट 5 में आपका प्योरली क्या हो गया, पॉलिटी हो गई है। तो देखो पढ़ते हम लोग संविधान सभा। संविधान सभा को आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है ना। संविधान सभा से पहले जो हम चीज़ें पढ़ते हैं एक्ट पढ़ने ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। पॉलिटी की हम जब भी चालू करते हैं शुरुआत करते हैं तो उसमें एक्ट हम अधिनियम जो हमने पढ़े संविधान विकास जो पढ़ा वो पढ़ते ही हैं। प्रस्तावना हम पढ़ते ही हैं। हम उसके स्रोत पढ़ते ही हैं, संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से थे। संविधान की अनुसूचियों को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है। और संविधान निर्माणकारी समितियाँ वगैरह जो सब हम पढ़ चुके हैं वो हम बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे थे। आज से हमको चालू करना है नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है ना। तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकार है, ये हम आज से चालू करने वाले हैं। उसके बाद हम कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक का सिलेबस जो है आपका यूनिट का वो पुरानी यूनिट की तरह है। ठीक है ना। तो वो पूरी इंडियन पॉलिटी यहीं तक की है। तो ये चीज़ें जो हैं जो 1935 और 1919 का अधिनियम जो मेंशन था यूनिट 6 जो पुराना था सिलेबस वो बस हटा है। ठीक है ना। तो उसको भी हमने पढ़ लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नए सिरे से इसको पढ़ेंगे। वो आपने ऊपर ऊपर से यदि सिलेबस देखा होगा प्रीलिम्स का, ठीक है ना, जो नया जारी हुआ है, तो आप खुश हो रहे होंगे कि आपका जो आयोग वाला चैप्टर है वो हट गया है। ठीक है ना। यूनिट 10 जो थी वो हट गई है। यूनिट 10 बिल्कुल नहीं हटी है, यूनिट 10 यूनिट 5 में आ गई है। ठीक है। तो देखो ये लाइन लिखी ना, जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। तो यहाँ पे आपको जितने आयोग आप पढ़ रहे थे वो सारे आयोग आपको पढ़ना है। बस ये है कि इसका जो वेटेज है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे 10 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि वो एक अलग यूनिट बनी हुई थी पुराने सिलेबस में यूनिट 10 आयोग के लिए। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आते वो 10 क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो नया नया सिलेबस है उसके अनुसार हमें पढ़ना है। तो ये आयोग भी मैं आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है। दूसरा, आयोग को हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ के जाना पड़ेगा, ज़्यादा हम गहराई में पढ़ नहीं सकेंगे उनको। ठीक है ना। और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। हो सकता है आए नहीं क्वेश्चन, हो सकता है अगली बार आए क्वेश्चन, हो सकता है ऐसी बार 3 4 क्वेश्चन आए। तो हमें उस हिसाब से क्या होना होगा, तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आप मध्य प्रदेश पढ़ते हो एम पी जी के में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो भी आपकी यूनिट 5 में जोड़ दी गई है। तो देखो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। साथ ही मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। और एक नई लाइन जोड़ी है मध्य प्रदेश में सुशासन। तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभिशासन लिखा ना, ये अभिशासन व्यवस्था या सुशासन, तो इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी है ना, ये
ये आपकी पुराने सिलेबस में यूनिट 5 में थी, ठीक है ना। यूनिट 5 में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था थी और राज्य की इकोनॉमी थी, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो ये इनको यूनिट 5 इन्होंने कर दी है इस प्रकार से। तो ये देखो पूरा सिलेबस लिखा है। अब हम चालू करेंगे मौलिक अधिकारों के बाद। तो मैंने आपको सिलेबस समझा दिया यूनिट 5 का, कितना सिलेबस है ये, इस हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को हम चालू करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार जो है आधुनिक विश्व में एक महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है ना, या एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का समावेशन किसी संविधान में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मौलिक अधिकार अपने आप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। व्यक्ति का जो एक गरिमापूर्ण जीवन होता है, ठीक है ना, एक संवैधानिक जीवन होता है, एक मानव अधिकार जो होते हैं व्यक्ति के, उनकी पूर्ति कौन करता है, मौलिक अधिकार करते हैं, ठीक है। तो देखो उनको हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये भाग 3 है संविधान का। जो भाग 3 है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 1 हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। भाग 1 में संघ उसका राज क्षेत्र था। भाग 2 हमने पढ़ लिया था, भाग 2 में नागरिकता थी। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो गई, ठीक है ना। मौलिक अधिकार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आएंगे, तो आप अच्छे तरीके से देखना। मौलिक अधिकारों को मैं अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अब जो इसके जो मौलिक अधिकारों की जो शुरुआती अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं वगैरह दी हुई हैं, ठीक है ना। आपकी जो रियल मौलिक अधिकार चालू होंगे वो चालू होंगे अनुच्छेद 14 से, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 से आपके मौलिक अधिकार चालू होंगे, लेकिन फिर भी हम अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ेंगे। 12 और 13 में देखेंगे कि है क्या आखिर, ठीक है ना। 12 और 13 रखे क्यों हैं यहाँ पे। और आपकी जो रियल मौलिक अधिकार चालू होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 14 से, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक परिभाषा लिखी है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार हैं देश के नागरिकों के लिए क्या है, देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधान में इनका उल्लेख है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, ठीक है। साथ ही साथ यदि इनका उल्लंघन कोई करता है, आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सीधे कोर्ट जा सकते हो। तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर देखो एक वर्ड आता है मैग्ना कार्टा। आपने कई बार सुना होगा मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। जो संविधान का भाग 3 है, इसको भी मौलिक अधिकारों वाला जो चैप्टर है, इसको भी मैग्ना कार्टा बोला जाता है संविधान का, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा था क्या, तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा नोट लिखा दिया केवल जानकारी के लिए, मैग्ना कार्टा था क्या। तो देखो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उन्होंने 1199 से 1216 ईस्वी के द्वारा, ठीक है ना, 15 जून 1215 को, ठीक है ना, एक मिनट शुरू से पढ़ता हूँ। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। तो मैग्ना कार्टा क्या था, इंग्लैंड के एक राजा थे जॉन, उन्होंने क्या किया था, एक घोषणा पत्र दिया था 15 जून 1215 को, ठीक है ना, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख था। उसको बोला उन्होंने मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई, जहाँ पे भी किसी के अधिकार, किन्हीं भी लोगों के अधिकारों की बात होने लगी, ठीक है ना। कहीं पे जैसे किसी जगह पे किसी देश में कोई रूल बने जिसमें लोगों को अधिकार मिलने लगे, तो लोगों ने क्या किया, मैग्ना कार्टा को संज्ञा की तरह यूज करने लगे। जैसे चाइना में कोई घोषणा पत्र आया और उसमें लोगों को अधिकार मिले हैं, तो उसको बोलने लगे मैग्ना कार्टा ऑफ चाइना। जैसे मौलिक अधिकारों का समावेश हमारे संविधान के भाग 3 में है, तो उसको बोलने लगे मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लगे किसको, भाग 3 को। तो मैग्ना कार्टा क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। तो मैग्ना कार्टा ये, मैंने केवल आपको समझाने के लिए कि मैग्ना कार्टा है क्या। तो मैग्ना कार्टा क्या था, इंग्लैंड के राजा जो थे जॉन थे, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख था, तो उसी को बोलने लगे मैग्ना कार्टा। समझ रहे आप।
इस प्रकार से समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूँ। संज्ञा का मतलब जैसे मैनचेस्टर आपने सुना होगा, मैनचेस्टर एक शहर है, मैनचेस्टर का के लिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो फिर उसी संज्ञा का यूज करके भारत का जो शहर है, जैसे भारत का शहर है मुंबई एक, वहाँ पे भी सूती वस्त्रों का कारखाने बहुत हैं, सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, तो उसको क्या बोलने लगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलने लगे, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलने लगे। तो इस प्रकार से ये संज्ञा हो गई मैग्ना कार्टा, समझ रहा। तो ये मैग्ना कार्टा है। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। सबसे पहला देश था फ्रांस जिसने क्या किया, 1789 ईस्वी में मूल अधिकारों को शामिल किया अपने संविधान में। फिर देखो बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट क्या था। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट को मूल अधिकार कहा जाता है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो ब्रिटेन के संविधान में निहित हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट। तो बिल ऑफ राइट ये है। तो बिल ऑफ राइट भी मैंने आपको बता दिया। छोटी छोटी सी चीज़ हैं, केवल ऐसे बताने के लिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या होती हैं, ठीक है। फ्रांस एवं अमेरिका ने इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है ना। प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है फ्रांस एवं अमेरिका ने, ठीक है। तो सामान्य सी जानकारी है। अब यहाँ से हम चालू करते हैं मौलिक अधिकारों की मांग भारत में। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब से उठना चालू हुई, अब हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो देखो, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक में की। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक पेश किया 1895 में, और सबसे पहले उसमें क्या की, मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया किसने, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1925 में। उसमें क्या किया इन्होंने, मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर देखो अगला, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट तथा 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है ना। जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें भी मौलिक अधिकारों की बात थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बातचीत हुई, विचार विमर्श हुई, उसमें भी मौलिक अधिकारों की बात होती रही। फिर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने घोषणा पत्र निकाला। घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। इन मौलिक अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ये सब चीज़ें आप याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनना चालू हो रहे हैं। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने भी मौलिक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट मिशन में भी कहा गया कि मौलिक अधिकार दिए जाएंगे भारतीयों को। फिर भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर किया गया। जब मैंने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे कि किस देश से क्या लिया गया है, तब मैंने पढ़ाया था आपको कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो वही लाइन जो लिखी है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान अमेरिका के संविधान से किया गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक हेडिंग देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, विवरण है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ गया अब आप भाग 3 को क्यों मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, एक संज्ञा है, इसलिए मैंने आपको ऊपर यहाँ पे नोट करा के बताया था कि मैग्ना कार्टा था क्या। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के राजा द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसको मैग्ना कार्टा बोला। फिर मैग्ना कार्टा को लोगों ने क्या कर लिया, संज्ञा बना ली, ठीक है। उस संज्ञा को यूज करने लगे, जहाँ पर भी अधिकारों की बात होने लगी वहाँ बोलने लगे मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। समझ रहे आप। तो इसी प्रकार संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए मैंने वो आपको नोट लिखाया था। अब देख लो कुछ मौलिक अधिकारों की विशेषता। अब आपको मौलिक अधिकार तो समझ में आ गया ना। मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। जिनका उल्लंघन होने पर आप कैसे जा सकते, कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस संबंध में रिट जारी करते हैं जिससे आपका मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो आप आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत। 32 भी मौलिक अधिकारों का क्या है, पार्ट है। उच्च न्यायालय आप जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। अभी आप इतना समझ लो कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं।
ठीक है। तो देखो, मौलिक और अनिवार्य अधिकार है अर्थात जन्म से प्राप्त अधिकार है, ठीक है ना। जीवन जीने की स्वतंत्रता सबको है, ठीक है ना। तो ये जन्म से प्राप्त अधिकार है, इनको मौलिक अधिकार बना दिया गया, कोई आपसे छीन न ले। राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक प्रगति का अधिकार है। राज्य के लिए क्या है कि प्रगति नकारात्मक है, मतलब ये व्यक्तियों को राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं, समझ रहे आप। न्यायिक संरक्षण को प्राप्त है, ठीक है ना, आप न्यायालय जा सकते हो मौलिक अधिकारों के लिए। राज्य पर क्या करते हैं, नकारात्मक बंधन आरोपित करने वाले अधिकार हैं ये। राज्य की तानाशाही से मुक्ति प्रदान करते हैं। राज्य यदि आपके साथ में तानाशाही करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों को ले सकते हो, ठीक है। व्यक्तिगत विकास हेतु मूलभूत हैं। किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए उसको। किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसको क्या चाहिए, समानता चाहिए, स्वतंत्रता समानता, ठीक है ना। धार्मिक उपासना का उसको अधिकार चाहिए, ठीक है ना, उसको कोई बंधुआ मजदूर न बनाए, ये अधिकार उसको चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें क्या है, मौलिक अधिकारों में की। मौलिक अधिकार यदि आपको प्राप्त होगा तो आपका क्या होगा, व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, मौलिक अधिकार में संवैधानिक संशोधन के अलावा किसी अन्य प्रकार से परिवर्तन नहीं किया सकता। यदि आप चाहते हैं, यदि सरकार चाहती है कि मौलिक अधिकार में हम कोई परिवर्तन कर दें, कोई नया परिवर्तन ला दें, कोई नया अधिकार जोड़ दें, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। साधारण संशोधन या संसद के साधारण बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 जो संवैधानिक संशोधन का आर्टिकल है, उसी के तहत भैया संशोधन इसमें होगा मौलिक अधिकारों में। दूसरा, मौलिक अधिकार मूलभूत ढांचे में भी शामिल हैं, ठीक है। मूलभूत ढांचा मैंने आपको पढ़ाया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो था, उसमें मूलभूत ढांचे की क्या दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अवधारणा दी थी, ठीक है। तो मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, सकारात्मक परिवर्तन ही कर सकता है। तो मौलिक अधिकार जो है मूलभूत ढांचे में भी शामिल है। तो ये हो गई उनकी विशेषताएं, ठीक है। अब देख लो, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत हैं जो मौलिक अधिकारों से क्या है, संबंधित, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू। जब राज्य कोई अधिनियम या अध्यादेश जारी करता है और इसमें उपस्थित प्रावधान मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय ऐसे मामलों का क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कोई राज्य है, राज्य से मतलब है भारत सरकार या कोई राज्य सरकार, ठीक है ना, वो क्या करती है कि कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उस कानून की क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है, ठीक है ना, उसको निरस्त भी कर सकता है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वो कर रहा है। तो ये सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये मौलिक अधिकारों के से संबंधित हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। फिर एक सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवराबिलिटी, ठीक है ना। यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है तो वह पूर्णतः संवैधानिक नहीं मानाएगा, बल्कि उसी भाग को शून्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, समझ रहा। यदि राज्य सरकार ने कोई विधि बना दी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई विधि बनाई, उसमें कोई ऐसा प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वो जो पूरी विधि थी उस पूरी विधि को ही असंगत नहीं माना जाएगा, समझ रहा। उस पूरी विधि, वो पूरी विधि शून्य नहीं होगी, वो पूरी विधि निरस्त नहीं होगी। उस विधि का वो भाग जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है केवल वही शून्य होगा। तो इस सिद्धांत का मतलब ये है, पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं इसको। अगला सिद्धांत जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित वो है आदित्य जन का सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर इसको बोलते हैं, ठीक है, वेवर। तो कोई व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार प्राप्त है वह इन्हें त्याग नहीं सकता। ये सिद्धांत ये बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हम इनको क्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला सिद्धांत था। फिर अगला सिद्धांत आता है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलिप्स। देखो, संविधान के प्रवर्तन के पहले की विधियाँ जो मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत या विरुद्ध हैं, तो वो विधियाँ समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात ऐसी विधियाँ मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं। अर्थात संविधान निर्माण से पहले जो विधियाँ चल रही थी, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण से पहले जो विधियाँ चल रही थी उनमें से कुछ विधियों को जो करते हो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो विधियाँ जो हैं, वो जो चल रही हैं देश में, यदि वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती हैं, ठीक है ना,
तो वो क्या होता है, समाप्त नहीं होती, वो निष्क्रिय हो जाती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। तो ये चीज़, ये सिद्धांत है उसका, आच्छादन का सिद्धांत। मौलिक अधिकार उसको क्या कर लेते हैं, आच्छादित कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक सिद्धांत है युक्तियुक्त निबंधन का सिद्धांत। तो देखो युक्तियुक्त निबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, तो भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं है, अतः इन पर स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु युक्तियुक्त निबंधन आरोपित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं वो अत्यांतिक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको, उन पर रोक नहीं लग सकती। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आपको इस प्रकार तक स्वतंत्रता नहीं है कि आप स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दो, किसी को गाली गलौज कर दो, किसी से कुछ बोल दो, बोलो कि मुझे स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं है कि आप सामाजिक जो ताना बाना है, ठीक है ना, उसको आप बिगाड़ दो, सामाजिक समरसता को आप बिगाड़ दो, तो आप पर क्या हो सकता है, निबंधन आरोपित किया सकता है, समझ रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, मतलब वो अत्यांतिक नहीं है। सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार उस पर क्या कर सकती है, निबंधन आरोपित कर सकती है, ठीक है। और निबंधन का आधार क्या होगा, निबंधन के आधार ये लिखें, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, सदाचार बनाने। अब आप बोलोगे मुझे स्वतंत्रता है, मुझे रात में घूमना है गाड़ी तेज चलाते हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है आपको प्राप्त, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है सिद्धांत में। फिर एक और सिद्धांत है, वो है दोहरे दंड से संरक्षण। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया सकता, समझ रहे आप। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, उसको दंड मिल गया है, तो फिर उसको दोबारा दंड नहीं मिलेगा उसके लिए, ठीक है, एक बार दंड मिल गया। तो ये है, और अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार दंड मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये हैं सब सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को अच्छे से देख लेना। आपको बस इतना करना है कि इन सिद्धांतों के नाम याद रखना है। कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आए और पूछ ले कि निम्न में से मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से सिद्धांत थे। तो अब इनका नाम याद रख लेना, इनकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर देखते हैं मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति। तो मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 13 जो है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना। मौलिक अधिकार चालू हो रहा है यहाँ से, भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। तो हम सारे आर्टिकलों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। हम मौलिक अधिकारों के चैप्टर में कई कई बार राज्य का उल्लेख करेंगे, राज्य का उल्लेख करेंगे, मतलब एक अथॉरिटी का उल्लेख करेंगे। तो आर्टिकल 12 बता रहा है कि राज्य है क्या आखिर, जिसकी आप बार बार बात करोगे कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, आप राज्य के विरुद्ध जा सकते हो, राज्य को ये हक नहीं है करने का। तो ये सब वर्ड हम यूज करेंगे आगे जाके जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी हुई है। तो देखो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को शामिल किया गया है। देखो अब राज्य का मतलब क्या है, तो देखो भारत सरकार एवं संसद, ठीक है, इसको भी, ये भी राज्य है। प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल, ये भी राज्य है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, जो स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जो होते हैं जिनको नियम बनाने की शक्तियाँ होती हैं, वो भी राज्य कहलाएंगे, ठीक है। फिर अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, ये भी कहलाएंगे राज्य, ठीक है ना। यदि ये कोई ऐसा नियम कानून बनाते हैं जिससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तो उनके संरक्षण के खिलाफ, इनके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। तो राज्य का मतलब ये हो रहा है, समझ रहे आप। जो समझने की कोशिश करो, आर्टिकल 12 में राज्य की क्या दी हुई है, परिभाषा दी हुई है। जब हम मौलिक अधिकारों की विशेषता पढ़ रहे थे तो देखो ये लिखा ना, राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं ये। अब राज्य से मतलब क्या है, तो वो राज्य बता रहा है, वो आर्टिकल 12 के राज्य से मतलब क्या है। तो राज्य से मतलब इतना सब जो हमने पढ़ लिया अभी तक 1 से लेकर 4 तक, ये राज्य का मतलब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम।
तो देखो अब कुछ पॉइंट देखते हैं हम। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। कोई भी उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि ऐसी कोई भी निजी इकाई अथवा एजेंसी, उसको राज्य बोला जाएगा, ठीक है ना, राज्य में शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में क्या कर रही है, कार्य कर रही है, तो उसको भी राज्य बोला जाएगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट जो बता रहा है वो बता रहा है कि मूल अधिकार नागरिकों को सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, इसलिए जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब संबंधित इकाई के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे मौलिक अधिकारों के संबंधित, उसमें लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों की विशेषता कौन सी नहीं है, ये राज्य के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो राज्य की ये विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध ये है कि राज्य के विरुद्ध इस प्रकार से हैं कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता आपके साथ में, तो राज्य के ये विरुद्ध होगा, ठीक है ना। इनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, आप न्यायालय जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, ये ऑप्शन में आती हैं, ठीक है ना। जब आप कोई क्वेश्चन करोगे, मैं आपको आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा मैं घटना चक्र से आपको, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी है ये। फिर देखो अगला जो कह रहा है, मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इनके हनन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो मौलिक अधिकारों में नहीं आता। अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जा सकते हो, एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। वो आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों का क्या है, भाग है। आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझ आप। तो ये चीज़ लिखिए, अभी आगे और स्पष्ट करूँगा मैं। आर्टिकल 32 हम पढ़ेंगे। फिर देख लो आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 जो बोल रहा है, आर्टिकल 13 बोल रहा है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है ना, करने की विधियाँ, ठीक है। तो देखो देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको सिद्धांत पढ़ा था, ये वही चीज़ लिखी है। अनुच्छेद 13 जो है वो विधियों के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी विधियों को न्यायालय शून्य कर सकता है यदि वो मौलिक अधिकारों क्या कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, कोर्ट को ये शक्ति प्रदान कर रहा है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, समझ आप। तो ये चीज़ है। तो इस अनुच्छेद के तहत क्या है, 4 खंड है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). अब इन सबको हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 13(1) में है क्या, तो देखो आर्टिकल 13(1) में क्या है, भारतीय संविधान के लागू होने के पहले भारत में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों के असंगत हैं। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि संविधान निर्माण होने के पहले कुछ विधियाँ प्रचलित थीं, जब संविधान निर्माण हो गया उन विधियों को रख लिया गया, ठीक है ना। CRPC IPCC जो पढ़ते ना आप, इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना। तो ये IPCC CRPC अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, वो अभी तक हमारे यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई भी प्रावधान ऐसा है जो क्या है, मौलिक अधिकारों क्या कर रहा है, उल्लंघन हो रहा है उससे, तो वो जो प्रावधान है केवल वो शून्य होगा। पूरी IPCC को आप जो है उसको आप शून्य नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 13(1) ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के लागू होने के पहले भारत में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों से क्या है, असंगत है। फिर अगला आर्टिकल क्या बोल रहा है, आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है। राज्य ने कोई कानून बनाया, उसमें कोई प्रावधान ऐसा है जो क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना। राज्य ने कोई प्रावधान बनाया जिसमें वो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कोई विधि बनाई, तो उस विधि का वह प्रावधान शून्य होगा
जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ना कि पूरी विधि शून्य होगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? तो कोर्ट जब उसका क्या करेगा, रिव्यू लेगा, कोर्ट अपने पास बुलाएगा उस विधि को, ठीक है ना। सरकार को कोर्ट नोटिस जारी करेगा, फिर वो सरकार जाएगी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका जुडिशल रिव्यू लेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, संवैधानिक पीठ बैठेगी, और वो क्या करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे कानून की, फिर वो उसमें देखेंगे, फिर वो बताएंगे। तो आर्टिकल 13 जब मैं आपको अभी शुरू किया था आर्टिकल 13, तभी मैंने आपको बताया था ये क्या कर रहा है, न्यायालय को अधिकार दे रहा है। ये लिखा ना कि मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, इसके द्वारा न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू के द्वारा वो बताएगा। तो आर्टिकल 13(2) जो है वो यही बता रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह विधि मूल अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करती है। समझ गए आप? कोई विधि बना दी, उसमें कोई प्रावधान मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो केवल वही प्रावधान शून्य होगा, ना कि पूरी विधि। फिर देखो आर्टिकल 13(3) क्या बोल रहा है, 13(3) क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 13(3) क्या बोल रहा है। तो देखो आर्टिकल 13(3), इस अनुच्छेद में प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। विधि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किया। अब आर्टिकल 13(3) जो है ये बता रहा है कि विधि को मतलब विधि किसको माना जाएगा। तो देखो, संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियाँ, जो संसद और राज्य विधानमंडल जो विधि बनाते हैं उसको विधि माना जाएगा। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, इसको भी विधि माना जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, यदि जो आपका सदन होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, केंद्र में संसद होती है, यदि ये कार्य नहीं कर रहे हैं और इमीडिएटली क्या है, कानून बनाने की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। उन अध्यादेश की वैल्यू होती है 6 महीने तक, ठीक है। यदि आपकी संसद जो है और राज्य में विधानमंडल है, यदि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो उन अध्यादेशों को भी विधि माना जाएगा। शासकीय आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, कोई जैसे MPPSC है, उसने कोई अधिसूचना जारी की, उसमें कोई ऐसी बात लिखी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उसको भी विधि मान लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। विधि का बल रखने वाली रूढ़ियाँ या प्रथाएँ, कई सारी आपने देखा होगा, जो हमारा देश है संसदीय लोकतंत्र में कई सारी ऐसी विधियाँ होती हैं, कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, प्रथाएं होती हैं कि ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। समझ रहे आप? प्रथाओं का कहीं उल्लेख नहीं होता संविधान में, ना किसी विधि में उल्लेख होता है, लेकिन वो प्रथा बन जाती है। तो ऐसी प्रथाएं, ठीक है ना, जो विधि का बल रखती हैं, यदि उनसे कोई मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो क्या कर सकते, उसको भी विधि माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 13(3) ने बता दिया। फिर देखो आर्टिकल 13(4) क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल 13(4) जो बोल रहा है वो बोल रहा है, आर्टिकल 13(4) को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। समझ रहे? अनुच्छेद 13 में जो जो बताया गया आपको, वो अनुच्छेद 368 के तहत जब संवैधानिक संशोधन होता है तो उस पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। कौन सी चीज़ें? यही सब चीज़ें लागू नहीं होती कि शासकीय आदेश, विधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, इसको विधि मान लो, ये सब उसमें लागू नहीं होगा। समझ रहे आप? तो यही बातें हैं। तो ये था आर्टिकल 13। कभी क्वेश्चन यहाँ से देखे नहीं गए MPPSC में, लेकिन आपके लिए पढ़ना जरूरी थे। आर्टिकल 12 और 13 तो मैंने आपको ये पढ़ा दिए, ठीक है। अब चालू होंगे मूल अधिकार रियलिटी में, जहाँ से हम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन आप आर्टिकल 12 और 13 को भी अच्छे से देख लेना, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए इसमें है क्या। अब हम चालू कर रहे हैं मूल अधिकारों। तो देखो, मतलब मूल अधिकार हम चालू कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अब हम उस पोर्शन को देखना चालू करते हैं। तो देखो, फिर मैंने एक थोड़ा सा क्या लिखा, एक पैराग्राफ लिखा है। देखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया।
जो मूल भारतीय संविधान था उसमें क्या थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अब संपत्ति अर्जित करने के अधिकार से क्या हो रहा था, देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, ठीक है ना। सरकार ने क्या किया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देखा गया, ऐसा पाया गया कि देश की कुछ 1-2-3% आबादी है जिसके पास में देश के संसाधन हैं, सबसे ज़्यादा संसाधन है। मतलब आप किसी गांव में जाओ तो किसी गांव के ज़मींदार के पास गांव की 70% ज़मीन है, बाकी 30% ज़मीन बचे कुचे लोगों के पास है। तो इस प्रकार से क्या थी, असमानताएं थी, आर्थिक असमानताएं थी। तो उन आर्थिक असमानताओं के लिए सरकार ने क्या किया, कानून बनाए, भूमि सुधार कानून बनाए सरकार ने, ठीक है ना, और संपत्ति के लिए कानून बनाए। तो अब क्या था कि मौलिक संविधान निर्माता जो थे उन्होंने क्या किया था, मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था कि व्यक्ति को संपत्ति रखने, संपत्ति को बढ़ाने, इन सब चीज़ों का अधिकार है, ठीक है ना। तो संपत्ति के अंतर्गत वो ज़मीन भी आ रही थी, ठीक है ना, जो जमींदारों के पास थी या भूस्वामियों के पास थी। समझ रहे आप बात को। यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो वो जमींदार के खिलाफ जब बनाई गई विधि बनाई गई भूमि सुधार के लिए, ठीक है ना, उन भूमियों को सरकारी भूमियों में कन्वर्ट करने लगे। तो जमींदार बोले कि हमें तो मौलिक अधिकार प्राप्त है संपत्ति का, संपत्ति के अर्जन का, ठीक है ना। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 बोलता है कि हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, तो आप कैसे कर रहे हो। तो ये विरोधाभास उत्पन्न होने लगे। तो सरकार ने फिर क्या किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए, 44वां संविधान संशोधन किया 1978। उसके द्वारा क्या किया, जो मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, ठीक है ना, इनको क्या किया, हटा दिया। आर्टिकल 31 को हटा दिया, आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया, ठीक है ना। और उसको हटा के भाग 12 में ले गए, भाग 12 में ले गए और आर्टिकल 300 का के तहत एक क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। संवैधानिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया उसको। तो मौलिक अधिकारों से हटा दिया। तो ये था उसको हटाने का रीजन, संपत्ति के अधिकार को हटाने का रीजन, ठीक है। फिर कितने बचे मौलिक अधिकार, केवल बचे 6 मौलिक अधिकार बचे। अब उन 6 मौलिक अधिकारों को हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो देखो, अब देखो, पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक समता या समानता के अधिकार दिए हुए हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण से विरुद्ध अधिकार आपको दिए गए हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, यदि उनका कोई हनन करता है, राज्य उनका क्या करता है, हनन करता है। राज्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी आर्टिकल 12 के तहत कि राज्य क्या काय को राज्य बोलेंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। समझ रहे आप। तो ये चीज़ है। अब हम चालू करते हैं हमारा पहला मौलिक अधिकार, जो है क्या, समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। अब हम करेंगे उसको चालू। तो देख लो, सबसे पहला आपका अधिकार है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 14 को हम पढ़ेंगे। तो देखो आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना। आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो देखो, विधि के समक्ष समानता की धारणा ब्रिटिश संविधान के विधि के शासन से ली गई है। इसके प्रतिपादक A.K. डाइसी है। A.K. डाइसी ने एक पुस्तक लिखी विधि का शासन, उससे ली गई है ये वाली अवधारणा, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा। तो देखो, विधि के समक्ष समानता से आशा है देश में सभी के लिए एक समान क्या होगी, विधि बनाई जाएगी, एक समान कानून बनाएंगे। विधि का मतलब है कानून बनाए जाएंगे और उसकी सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा उसको। साथ ही सभी के लिए एक जैसी क्या होगी, न्यायिक व्यवस्था होगी। डायसी के अनुसार, A.K. डायसी कहते हैं कि राजा से लेकर रंग तक, रंग मतलब भिखारी, राजा मतलब तो राजा आपको पता ही है। तो डायसी के अनुसार राजा से लेकर रंग तक विधि के समक्ष सभी क्या है, समान है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है,
आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है, समता या समानता के क्या है, अधिकार दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक ना। तो विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है वो क्या ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान की विधि के शासन से ली गई है। इसके प्रतिवादक हैं A.K. डायसी। इसके मतलब है कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान विधि होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी धर्म विशेष से है या कोई किसी जात विशेष से है तो उसके लिए अलग कानून होंगे। सभी के लिए कानून क्या है, समान है। समझ आप सब, तो सभी के लिए क्या है, कानून समान है। तो इसको बोलते हैं क्या, विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अब इसका अपवाद क्या है विधि के समक्ष समानता का, इसका अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायिक पदाधिकारी। आपको पता है आम नागरिक की तरह आप राष्ट्रपति पर दीवानी कोई भी आप नहीं कर सकते, दीवानी केस आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए उसको सूचना देनी पड़ती है। आपराधिक मामले आप दर्ज कर सकते हो, राष्ट्रपति के खिलाफ कहीं FIR दर्ज नहीं हो सकती, आम आदमी के खिलाफ हो सकती है। समझ रहे आप। तो ये क्या है, अपवाद है विधि के समक्ष समानता की। विधि के समक्ष समानता की बात कही गई आर्टिकल 14 में, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान विधि होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। लेकिन अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं न्यायिक अधिकारी। समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। अब आर्टिकल 14 में दो बात कही गई। एक कही गई है विधि के समक्ष समानता, इसको लिया गया ब्रिटेन से। एक बात कही गई है विधियों का समान संरक्षण, इसको लिया गया अमेरिका के संविधान से। ठीक है। तो एक और देखो मैंने लाइन लिखी कि आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार से आशा है समानों में समानता, अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता तो है, लेकिन क्या है, एक ही प्रकार के लोगों में समानता है, आम नागरिक जैसे हो गए। समझ रहे आप। अब संसद सदस्य आपकी नहीं हो सकती, ठीक है ना। संसद सदस्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जो संसद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, MP इसको बोलते हैं, यदि संसद सत्र के दौरान उसको गिरफ्तार करते हैं तो उसकी सूचना देनी पड़ती है सभापति को, लोकसभा के। समझ आप, लोकसभा अध्यक्ष को उसकी सूचना देनी पड़ती है। आम नागरिक को गिरफ्तार करते समय तो ऐसा नहीं करना पड़ता। समझ आप। तो आर्टिकल 14 जो है समानता की बात तो करता है, लेकिन समानों में समानता की बात करता है। समझ रहे आप। तो ये चीज़ है। फिर देख लो, इसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का क्या था, समान संरक्षण, दो अवधारणा थी। तो विधि के समक्ष समता तो हमने पढ़ ली। अब देख लो विधियों का समान संरक्षण। तो देखो विधियों का समान संरक्षण की धारणा कहाँ से ली गई, USA से ली गई है। USA लिखा ना, ये USA अमेरिका के संविधान से ली गई है। इससे आशय है कि समान परिस्थितियों में सभी को विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियाँ जो होती हैं जिसमें किसी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी को छोड़ा जाता है, तो विधि का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। तो ये अवधारणा ली गई है कहाँ से, USA के संविधान से। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 14। फिर हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी आता है समता या समानता के अधिकार में। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। फिर देख लो आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 15 बोल रहा है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बोल रहा है आर्टिकल 15। फिर आर्टिकल 15 में क्या है, उसके कई सारे उसके सब आर्टिकल हैं। अब उन सब आर्टिकल को भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 15 आप सीधा सीधा याद रखना है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर क्या है, रोक है आर्टिकल 15 के तहत। मतलब किसी व्यक्ति को के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके लिंग के आधार पर कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वो फीमेल है कि मेल है, उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। उसके मूल वंश, उसके जन्म स्थान के आधार पर कि भाई तुम यहाँ जन्मे हो इसलिए तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब बातें नहीं लिखी हैं संविधान में। ये बातों पर क्या है, रोक है आर्टिकल 15 के तहत। ठीक है। तो अब देखो इसके कुछ सब आर्टिकल। तो देखो आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 15 बोल रहा है कि राज्य उपरोक्त आधार पर देश के सभी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य होगा वो इस आधार पर, जो ये आधार लिखा है ना, इस आधार पर किसी भी नागरिक के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं करेगा। ये बोलता है आर्टिकल 15। फिर देखो आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है। आर्टिकल 15 में पढ़ रहे हैं हम, जो आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है ना। आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(2) क्या बोल रहा है कि नागरिक या विदेशी जो भारत में रह रहे नागरिक हैं और विदेशी हैं वो भी इस आधार पर क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित अथवा साधारण जनता के लिए समर्पित कुआं, तालाब, नदी, घाटों आदि के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे आप। तो आर्टिकल 15 क्या बोला कि राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के बीच। साथ ही साथ आर्टिकल 15(2) बोल रहा है कि जो नागरिक हैं देश के और जो विदेशी हैं वो भी किसी दूसरे नागरिक के साथ में इस आधार पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। किसी सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से उसको रोक दें किसी व्यक्ति को, या कुएं, तालाब, नदी, घाटों से का उपयोग करने से रोक दें, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान का आर्टिकल 15 बोल रहा है। फिर देखते हैं अपवाद। आर्टिकल 15 का अपवाद देखो। अभी ऊपर हमने क्या देखा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग मतलब फीमेल है ना, मेल, इस आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भी, जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हुए, उत्तर प्रदेश के निवासी हुए, इस आधार पर राज्य क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 15 के क्या है, अपवाद हैं, वो भी आर्टिकल 15 में ही जोड़े गए हैं विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो देखो आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है। आर्टिकल 15(3) बोलता है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है ना। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अपवाद हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई विभेद नहीं करेंगे हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। अब क्या कर सकता है कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है ना। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं को बचाने के लिए हिंसा से, तो ये क्या होगी, एक विशेष विधि बन गई। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुरुषों को संरक्षण नहीं है, लेकिन महिलाओं को क्या है, संरक्षण है। तो महिलाओं के हितों के लिए क्या किया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। लेकिन ये क्या हो गया, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया। लेकिन इसको वायलेशन क्यों नहीं माना आर्टिकल 15 का, क्योंकि ये सकारात्मक परिवर्तन है, एक सकारात्मक बात है महिलाओं की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया सरकार ने, जैसे समझ रहा। तो ये हो गया। अब ये हो गया, अब बात चालू उसकी आर्टिकल 15 के। तो इन सबको याद रखना है आपको कि आर्टिकल 15(3) में क्या है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। 15(2) में क्या है, 15(1) में क्या है, 15(4) देख लो, 15(4). तो आर्टिकल 15(4) में लिखा है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों SC ST के हित में विशेष प्रावधान किए सकते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अब आर्टिकल 15(4) क्या बोल रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों SC ST के हित के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। इसके अंतर्गत इन वर्गों को उम्र में छूट एवं फीस माफ का प्रावधान किया गया है। समझ रहे आप। तो उम्र में छूट, कहीं पर कोई नियुक्ति उक्ति हो रही है, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कोई फीस लग रही है, तो उसको फीस को माफ़ करना, तो ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, सकारात्मक प्रकार का भेदभाव है। ये सकारात्मक क्यों है, क्योंकि इससे जो पिछड़े हुए समाज के वर्ग हैं उनका क्या हो रहा है, सामाजिक कल्याण हो रहा है। ठीक है ना, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसको क्या हुआ, वायलेशन नहीं मानाएगा आर्टिकल 15 का। तो आर्टिकल 15(4) जो है उसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। आर्टिकल 15(4) में क्या है, आर्टिकल 15(4) में क्या है, आर्टिकल 15(4) में है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों SC ST के हित में विशेष प्रावधान क्या कर सकता है, राज्य कर सकता है। इसके अंतर्गत इन वर्गों को उम्र में छूट एवं फीस माफ का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15(4) में लिखा क्या है। दूसरा आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15(4) को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर देखो आर्टिकल 15(5). तो आर्टिकल 15(5) क्या बोलता है, तो आर्टिकल 15(5) बोलता है कि SC ST, ठीक है, बीच में कॉमा है, SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास वर्गों के लिए सरकारी एवं निजी शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया जा सकता है। समझ रहे हो। तो आर्टिकल 15 में तो हमने पढ़ा है क्या, आर्टिकल 15 में पढ़ा है कि ना धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, ना जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ना लिंग के आधार पर भेदभाव होगा, ना मूल वंश के आधार पर भेदभाव होगा, ना जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 15(5) में क्या हो रहा है कि SC ST एवं OBC वर्ग के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों में क्या होगा, स्थान आरक्षित होगा। ठीक है।
तो ये प्रावधान है आर्टिकल 15(5) में। और ये क्यों कर रहे हैं? सकारात्मक परिवर्तन है, ये नकारात्मक परिवर्तन नहीं है। ताकि क्या हुआ, ताकि इससे क्या हुआ, समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो समाज की मूल धारा में नहीं है, उनका क्या होगा, कल्याण होगा। तो इसलिए ये प्रावधान रखा हुआ है। तो आपको सीधी सी बात है, आपको ये बात याद रखनी है कि आर्टिकल 15(5) में है क्या। तो 15(5) में है SC ST एवं OBC वर्गों के लिए सरकारी एवं निजी जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें क्या किया गया, स्थान आरक्षित किया गया, मतलब सीटें आरक्षित की गई। जैसे मेडिकल कॉलेज है कोई, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो 100 में से 50 आरक्षित कर दिए। मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको कि 50 आरक्षित कर दिए SC ST और OBC के लिए। अब EWS के भी लिए भी होने लगे 10%, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसको क्या किया गया, 93वें संवैधानिक संशोधन 2005 के द्वारा आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15(5) में है क्या और किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तहत क्या किया गया, अब एक और सरकार ने कैटेगरी बना दी EWS, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो आर्थिक रूप से क्या थे, कमज़ोर थे। अब उनको भी सुरक्षा मिले। भाई वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका गुनाह केवल इतना है कि वो जनरल कैटेगरी में है और क्या है, वो भी सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, वो भी फीस नहीं भर सकते, ठीक है। तो उनका भी कल्याण करना है, वो भी भाई ऊपर उठ के आए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 15(6) जोड़ा, ठीक है ना। आर्टिकल 15(6) जोड़ा संविधान में। और आर्टिकल 15(6) ये बोलता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों को आरक्षित किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र जो हैं उनको क्या किया गया, 10% सीटें आरक्षित की गई। मतलब यदि किसी संस्थान में, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उसमें से 10 सीटें की आरक्षित कर दी गई EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग लिखा ना, इसका मतलब होता है EWS। आप EWS देखते ना, रिजल्ट में लिख के आता है EWS कैटेगरी, तो यही EWS कैटेगरी है वो। तो उस EWS कैटेगरी को आर्टिकल 15(6) के तहत उनको सीटों का आरक्षण मिला है शैक्षणिक संस्थानों में। और ये आर्टिकल 15(6) जो है वो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 15(6) में है क्या। आर्टिकल 15(6) में ये है कि जो EWS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, सीटों का क्या है, आरक्षण है किसी भी संस्थान में। और इसको जोड़ा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा है, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल मैं आपको आर्टिकल 16 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो आज हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों को थोड़ा बेसिक ज्ञान ले लिया, आर्टिकल 12-13 पढ़ लिए। और समता या समानता का जो अधिकार है आपका, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। आर्टिकल 14 ख़त्म कर लिया, आर्टिकल 15 को स्टार्ट कर दिया, आर्टिकल 15 भी हमने ख़त्म कर लिया। कल हम आर्टिकल 16 से पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 को। मौलिक अधिकार आपके चलेंगे 2 दिन, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।